गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ में टॉपिक ट्रीटीज़ जो हम पहले से ही कर रहे थे उसका पार्ट थर्ड देखेंगे। आज इस पार्ट थर्ड में हम देखेंगे कि ट्रीटीज़ के लिए कुछ मैगज़िम्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, और वो देखना हमारे लिए ज़रूरी है कि कौन कौन सी मैगज़िम्स जो आपके कोर्स में डिस्क्राइब की गई है और जो फेमस है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसमें सबसे फर्स्ट जो मैगज़िम है वो है पैक्टा टर्सिस नेक नोसेंट नेक पोसेंट। ये ट्रीटी की मैगज़िम्स का क्या मतलब होता है? It is a fundamental principle of law of contract that only parties to a contract are bound by the contract. Similarly, it is a general principle of international treaty that only parties to an international treaties are bound by it. This principle has been incorporated in Article 34 of Vienna Convention of Law of Treaties 1969. This principle is subject to certain exemptions. Which are contained in Article 35 to 38. They subject to certain exceptions which are contained in Article 35 to 38. They are कौन कौन से हैं? अगर इसको हम हिंदी में देखें तो संविदा का यह एक महत्वपूर्ण नियम है कि संविदा केवल पक्षकारों पर ही बंधनकारी होती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि का भी एक सामान्य नियम है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि उसके पक्षकारों पर ही बंधनकारी होती है। इस सिद्धांत को 1969 की वियना संधि की विधि के अभिसमय के अनुच्छेद 34 से 38 तक स्वीकार किया गया है, परंतु इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। तो अगर हम देखें इस मैगज़िम को तो इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह कॉन्ट्रैक्ट केवल उन्हीं पार्टीज़ पर लागू होता है जिनके बीच में वह कॉन्ट्रैक्ट संपन्न हुआ है। ये एक इसकी जनरल थ्योरी मानी जाती है। इसी प्रकार ट्रीटीज़ का भी यह प्रिंसिपल माना जाता है कि जिन राष्ट्रों के बीच में किसी भी प्रकार की संधि का निर्माण किया गया है वही उस संधि के लिए मानने के लिए बाध्यकारी माने जाते हैं या उन्हीं राष्ट्रों पर वह बाउंड मानी जाती है। परंतु इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए इसको वियना अभिसमय के आर्टिकल 34 में जो ट्रीटीज़ के बारे में 1969 में हुआ था उसमें भी इसको स्वीकार किया गया है, परंतु इस जो सिद्धांत है इसके कुछ अपवाद भी माने जाते हैं जो आर्टिकल 35 से 38 में बताए गए हैं और वो इस प्रकार से है। पहला अपवाद जो है वो है द ट्रीटीज विच कंसर्न द राइट टू द थर्ड पार्टी। जिन संधियों के पक्षकार की इच्छा से तीसरे पक्षकारों को भी अधिकार प्रदान किया जाता है। तो जब किसी भी संधि का निर्माण होता है और उसमें उन संधियों में इस प्रकार के प्रोविज़न है कि उसका इफेक्ट तीसरे पक्षकार पर भी पड़ेगा, तो यह इसका अपवाद माना जाता है कि भले ही ट्रीटी का निर्माण करते वक्त वह तीसरा राज्य उसका पक्षकार नहीं था, परंतु उसका इफेक्ट जो है ट्रीटीज़ पर या उस राष्ट्र पर भी पड़ता है। फिर दूसरा है वह बहुपक्षीय संधियां जो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रथा की घोषणा करती है वह सभी गैर पक्षकारों पर लागू मानी जाती है। दूसरा इसका एक्सेप्शन है मल्टीपल ट्रीटीज विच डिक्लेयर द एस्टेब्लिश्ड कस्टमरी इंटरनेशनल में फाइंड इवन ऑन नॉन पार्टीज। अगर इस प्रकार की बहुपक्षीय संधियां जो अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रथा के अंतर्गत निर्मित की गई है तो ऐसी स्थिति में वह जो उसकी पक्षकार नहीं है उन पर भी प्रभाव रखती है और उन पर भी बाइंड मानी जाती है और पक्षकार उसे मानने के लिए बाध्यकारी माने जाते हैं। तीसरा एक्सेप्शन जो है मल्टीलेटरल ट्रीटीज विच क्रिएट न्यू रूल्स फॉर इंटरनेशनल लॉ मे ऑल्सो बाइंड नॉन पार्टीज। तीसरे पक्षकारों को बहुराष्ट्रीय संधियों द्वारा भी बाध्य किया जा सकता है जिनके द्वारा नए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का निर्माण होता है। अगर इस प्रकार की कोई भी ट्रीटी हुई है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित किसी भी प्रकार के नए नियमों का निर्माण किया गया है तो ऐसी स्थिति में जो उस ट्रीटीज के पक्षकार राज्य नहीं हैं उन पर भी वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम लागू होते हैं। फिर है आपका फोर्थ जो इसका एक्सेप्शन है Some multilateral treaties have universal application. In such treaties, it may be provided that they will be applicable even on non-parties.
बहुपक्षीय संधियां सार्वभौमिक रूप से भी लागू होती है। ऐसी संधियों में यह प्रावधान किया जा सकता है कि गैर पक्षकारों पर भी यह लागू होगा। कुछ ऐसी बहुपक्षीय संधियां होती है जो सार्वभौमिक रूप से ही लागू मानी जाती है कि वह सभी के लिए निर्मित की जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी नहीं है कि जब ट्रीटीज़ का निर्माण किया गया था वह राष्ट्र पक्षकार के रूप में उसमें पार्टिसिपेट किया था, परंतु इस प्रकार की सार्वभौमिक रूप वाली जो संधियां हैं वह ऐसे सभी नॉन पार्टी राष्ट्र जो हैं उन पर भी लागू मानी जाती है। When a treaty impose some obligation on a third party, state party accept that obligation, then such a third party become a bound by that treaty. यदि कोई संधि किसी अन्य राज्य के प्रति उत्तरदायित्व स्थापित करती है और वह राज्य उस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लेता है तो ऐसा राज्य भी इस संधि को मानने के लिए बाध्यकारी माना जाता है। अगर कोई भी ट्रीटी का निर्माण किया जाता है और उस ट्रीटी के निर्माण के समय इस प्रकार का कोई भी उत्तरदायित्व तीसरे राज्य पर जो उस संधि का निर्माण में पक्षकार नहीं है उस पर उत्तरदायित्व अधिरोपित करता है और तीसरा पक्षकार या वह राष्ट्र उसे स्वीकार कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में एक बार स्वीकृति प्रदान करने के लिए वह थर्ड पार्टी उस संधियों को मानने के लिए बाध्यकारी मानी जाती है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट मैक्सिम है, उपयुक्त अपवादों के अतिरिक्त और सब मामले भी अंतर्राष्ट्रीय संधियों में केवल संधि के पक्षकारों पर ही बंधनकारी होते हैं। कि ये जो एक्सेप्शंस हैं इनके अलावा और कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। उसके अलावा जो भी संधियों का निर्माण किया जाएगा वह अगर इन अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है तो दूसरी जो पार्टी जो इनके संधि के निर्माण में पक्षकार नहीं थे उन पर वह बाउंड नहीं मानी जाएगी। सेकंड मैक्सिम है रिबस सिक स्टेटिबिस। Rebus sic statibus is also considered to be a grant for a avoidance of termination of treaty. The maxim rebus sic stantibus means that if fundamental changes in circumstances upon which a treaty rests take place, these changes may be evoked as a ground for the termination of the treaty. रिबस सिक्स स्टेटिबिस का सिद्धांत का अर्थ यह है कि किसी भी संधि के उत्तरदायित्व तभी तक रहते हैं जब तक कि वे आवश्यक परिस्थितियां जिनमें संधि की गई है बदल नहीं जाती। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि हर संधि में एक परिलक्षित और अव्यक्त उपधारा होती है। इसके अनुसार यह तभी तक बंधनकारी प्रभाव रखती है जब तक आवश्यक परिस्थितियां जिनमें संधि की गई है अपरिवर्तित नहीं हो जाती है। तो ये जो संधि है ये नॉर्मली संधि कब भंग हो जाती है या कब अपना अस्तित्व या अपना प्रभाव जो है बंधनकारी प्रभाव खो देती है उसके बारे में प्रोविजन कहा जाता है। तो इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि अगर कोई भी संधि जिसका निर्माण किया गया है उसके उत्तरदायित्व तभी तक कायम रहते हैं जब तक वह परिस्थितियां जिसमें संधि की गई थी उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव या मौलिक चेंज नहीं होता है। अगर उस संधि में जो परिस्थितियों में की गई थी उसमें इस प्रकार का बदलाव हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संधि में जो उपधारणा है वह अगर परिस्थितियों में चेंज हो जाता है या जो आवश्यक सिद्धांत है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में या ऐसी परिस्थितियों में जो संधि की गई है वह परिवर्तित नहीं की जा सकती है, उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है पैक्टा sunt servanda थ्योरी। पैक्टा sunt servanda का सिद्धांत जो है ये कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। पैक्टा sunt servanda मीन्स दैट द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द स्टेट विल बी respected followed by the good faith. This customary principle of international law has been codified and finds maintained in Article 26 of Vienna Convention of the Law of Treaties 1969. Article 2 provides that every treaty is force and binding upon the parties to its foundation of the binding of force of international law. पैक्टा sunt servanda का सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि की बंधनकारी शक्ति एक उच्च मौलिक सिद्धांत या नियम पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि राज्य जो संधियां करते हैं उनका आदर करेंगे तथा सद्भाव से पूरा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि
का यह एक आधारभूत सिद्धांत है कि राज्य जब भी कोई संधि का निर्माण करता है तो उसे उस संधि के प्रावधान उन पर बंधनकारी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का बड़ा महत्व है। पैक्टा sunt servanda स्वयं अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का एक नियम है। पैक्टा sunt servanda का जो सिद्धांत है वो यह कहता है कि जब पक्षकारों के द्वारा किसी भी संधि के निर्माण में या उनके नियमों को स्वीकृति प्रदान की जाती है और उन्हें स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह जो संधि का निर्माण उनके द्वारा किया गया है वह उनका आदर करेंगे और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको सद्भाव पूर्वक पूरा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब पक्षकारों ने स्वयं ही उस संधि का निर्माण किया है तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह उसको रेस्पेक्ट करे और गुड फेथ में उसको स्वीकार करे। यही अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है उसका कॉडिफाइड लॉ में इसे स्वीकार किया गया है कि क्योंकि पक्षकारों के द्वारा ही संधि का निर्माण किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उनका यह निर्माण बनता है कि ऐसी संधियां जिनको उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया है वह उनका सम्मान करेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे। एंड लास्ट जो आपकी थ्योरी है वो है जस कोजस थ्योरी। ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी अक्सर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन incorporated in a Vienna Convention of the Law of Treaties 1969 in respect of jus cogens. It provides a treaty is a void if at the time of its conclusion conflict with the preliminary norms of general international law. संधियों की विधि में सबसे अधिक मतभेद वाला प्रावधान जस कोजस का नियम है। वियना अभिसमय के अनुच्छेद 53 में यह प्रावधान है कि यदि किसी संधि के किए जाने के समय संधि सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अउल्लंघनीय नियम से असंगत होगी तो वह शून्य हो जाएगी। अउल्लंघनीय नियम वह नियम है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी राज्य स्वीकार करते हैं तथा जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से जस कोजस का सिद्धांत संधियों के बारे में यह प्रावधान करता है कि अगर संधियों के अंतर्गत इस प्रकार की कोई भी विधि का निर्माण किया गया है या इस प्रकार के कोई भी संधि का निर्माण किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अउल्लंघनीय नियम जो है उसके विपरीत है या उससे असंगत है, तो ऐसी संधि जो है शून्य मानी जाएगी। तो अउल्लंघनीय नियम कौन से होते हैं? अउल्लंघनीय नियम वह नियम है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्य या सभी राज्य स्वीकार करते हैं। तो कोई भी संधि इस प्रकार के नियमों का निर्माण नहीं कर सकती है या कोई भी संधि इस प्रकार के तथ्यों के आधार पर निर्मित की गई है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अउल्लंघनीय जो नियम है उनके विपरीत है, तो यह माना जाता है कि ऐसी संधि जो है वह वॉइड मानी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट। इसी के साथ आज हमारा ट्रीटीज़ का जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इससे नेक्स्ट जो आपका सिलेबस में टॉपिक है वह करेंगे